Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. अभी तक हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं क्लास 10th के लिए. अब हम नए मेथड से सीखेंगे व्हेन इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, हम उसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में. क्लियर है? अच्छा, आप लोग बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं बेटा, वीडियोस को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं. प्लीज कीप सपोर्टिंग मी. वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि स्किप करके देखने से, बहुत जल्दी जल्दी देखने से कुछ नहीं होने वाला है. आपको पढ़ना है. अगर आपने पढ़ना है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है? ये मैं 100% आपको बिलीव दिखाना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं दैट कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया. ऑब्वियसली यूटिलाइज होगा. ठीक है बेटा जी, चलिए चलते हैं. अभी तक हमने जो इक्वेशंस पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन, वो इस फॉर्म में होती थी: ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. हमेशा वेरिएबल, कभी आपने ऐसा देखा a अपॉन एक्स बी अपॉन वाई इज इक्वल टू सी? नहीं देखा है. पर इस चैप्टर में हम इसी टाइप के इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं जिसमें वेरिएबल नीचे आ रहा होगा, डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, और हम उसको कन्वर्ट करके ऐसा बनाएंगे. क्लियर है? जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे ये दिखाई दे आपको 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4. अब ये एक्स और वाई हमने नीचे तो सॉल्व ही नहीं किए कभी भी, है ना? ऊपर सॉल्व किए. क्या इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं. इस टर्म को 3 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं, है ना? अब इसको हम कोई और वेरिएबल लेके इसको लेट करेंगे. लेट से कि चलो यहां पे एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 3/4x माइनस 3/7y इज इक्वल टू 5. ठीक है? तो यहां पे भी आप क्या देख रहे हो कि इट कैन बी रिटन एज 3/4 इंटू 1 अपॉन एक्स, 3/7 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5. क्लियर? कोई इशू है? अब यही सेम प्रोसीजर दोनों में कॉमन, यहां देखो 1 अपॉन एक्स है और यहां 1 अपॉन वाई है. जो कॉमन वेरिएबल है उसको लेट कर दो. लेट से 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एस लेट कर लिया मैंने, और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी लेट कर लिया मैंने. कोई इशू नहीं. अब यही चीजें यहां पुट कर दो. यहां करो बेटा. 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे क्या आएगा? एस, माइनस 3 1 अपॉन वाई के प्लेस पे क्या आएगा? टी इज इक्वल टू 4. यहां जाइए, 3 अपॉन 4 1 अपॉन 4 के प्लेस पे एक्स, 3/7 1 अपॉन वाई के प्लेस पे t इज इक्वल टू 5. दो लीनियर इक्वेशन बन गई. और लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये बताने की जरूरत है ही नहीं. एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, ग्राफिकल लगा लो, जो आपको आसान लगे, क्रॉस मल्टीपल लगा लो, जिससे भी आप आसानी से कर सकते हो, वहां से करके s और t की वैल्यू निकालेंगे. जब वो निकल के आ जाएंगे फिर यहां पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था, और हमें फाइनल आंसर किसमें चाहिए? उसी वेरिएबल में जो हमारे पास है. क्लियर? ये था रिड्यूस करके करना. कर हम डायरेक्ट भी सकते हैं अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिख रहे तो, और अगर लिखा हुआ है दैट सॉल्व बाय रिड्यूसिंग इनटू अ लीनियर इक्वेशन, तो आपको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ेगा. और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये है लीनियर इक्वेशन. बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13, एंड सेकेंड इक्वेशन है 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2. बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है. वही प्रोसीजर लगाने वाले हैं. इनको आप चाहो इस स्टेप को देखो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. आप इसे नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? होप्स हो कि एक दो क्वेश्चन में आपके समझ में आ जाएगा, फिर मुझे भी लिखने की जरूरत नहीं है. 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2. ठीक है? अब यहां से देखो बेटा, क्या दिख रहा है आपको? 1 अपॉन एक्स दोनों में कॉमन है, 1 अपॉन वाई दोनों में कॉमन है, तो दोनों को लेट कर लेते हैं. लेट किया, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एस एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी. इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहां से आप क्या देखेंगे? सो गिवन इक्वेशंस, देखो जो भी कर रहे हो ना उसको लिख दो, अच्छा रहता है. कैन बी रिटर्न एज, अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो प्रॉपर स्टेप्स लिखो. जो गिवन इक्वेशंस है उनको कैसे लिख सकते हैं? देखो,
2 फर्स्ट वाले पे ध्यान लगाओ, 2 और 1/x के प्लेस पे क्या s, प्लस है तो प्लस 3 और 1/y के प्लेस पे क्या बेटा जी t इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली सेकंड वाले पे ध्यान लगाओ, 5s माइनस है तो माइनस 4 1/y के प्लेस पे t इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी तरीके से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन लगा लें, बहुत सिंपल है, क्या दिक्कत है। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 4 एंड थर्ड बाई 3। ठीक है बच्चों, अब तो आसान होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 4 एंड लगा लेना इसमें, एंड थर्ड बाई 3, थर्ड बाई 3 करिए 4 से मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8s, 4 3 जा 12t एंड 13 4 13 4 जा 52, 13 चौक 52। यहाँ आइए भाई, 5 3 जा 15s, 4 3 जा 12t, ठीक है। बाई एडिशन 12t से 12t कैंसिल, क्या बचा 23s, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया 46। मल्टीप्लाई में डिवीजन पहुंचेगा 46/23 विच इज इक्वल टू 2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये रफ कर दो, अब समझ में आ गया होगा आपके में। अब मुझे चाहिए t, t किस तरीके से निकालेंगे, देखो जो भी आपने s की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, सेकंड में थर्ड में। देखिए फ्रॉम सेकंड 2 इंटू एस, एस के प्लेस पे 2 प्लस 3t इक्वल 13। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ के साथ सॉल्व भी किया करो। 2 2 जा 4, 4 को उधर ले जाओ, 13 माइनस 4 एंड t इज इक्वल टू 3। देखो अगर सीखना है ना तो कॉपी पेन साथ में रखा करो, ठीक है। सॉल्व करके जब भी मैं कहूँ पॉज करके सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखो, ट्राई करो, चीजें आ जाएं, बिल्कुल आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। s एंड t की वैल्यू आ गई। आपको क्या st चाहिए था? नहीं जी, हमें तो xy चाहिए, तो xy निकालते हैं यहाँ से। फ्रॉम फर्स्ट, अरे भाई जहां लेट किया वहीं से तो निकालोगे। 1/x इज इक्वल टू s और s के प्लेस पे रखा आपने 2, रेसिप्रोकल कर दो, x/1, x आएगा 1/2, 1/2। इधर आ जाओ, 1/y इज इक्वल टू t और y की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है बेटा जी 3, रेसिप्रोकल बोथ साइड, देन y इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपका सॉल्यूशन है। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना, चेक कर लेते हैं रख के। देखो 1/x की जगह 1/2 रखो, यहाँ 1/2 रखोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1/3 रखो, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। करेक्ट है, समझ आया। इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में ये नहीं लिखा है कि आपको रिड्यूस करके करना है तो कैसे करना है ये भी बताता हूं, पहले इसको नोट करो। चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। आप 1/y और 1/x को एक वेरिएबल लेट करिए। 1/y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ 1/y का कोएफिशिएंट कितना है 4। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे आप, लेट्स से कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से, उल्टा इसमें 4 से इसमें 3 से, तो यहाँ 12/y हो जाएगा और यहाँ भी 12/y। सिंपल हो गया, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। वही तो बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसको डायरेक्ट, जब आपसे ये ना कहे कि आपको रिड्यूस करके ही करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। पिछला वाला मेथड बिल्कुल सही, हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पिछले वाले मेथड से ही करेंगे, बट एग्जाम में आप जल्दी में है, कुछ कह नहीं रहे तो आप ये मेथड लगा सकते हैं ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड सेकंड बाय 3 करिए। 4 2 जा 8/x, 4 3 जा 12/y, 13 4 जा 52। यू ऑल नो कि ऊपर ही मल्टीप्लाई होगी, है ना, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 न्यूमरेटर ही बनेगा ना। 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15/x, 3 4 जा 12/y एंड 3 2 जा 6। इक्वेशन नंबर 4 समझ में आ रहा है सारा। देखो y 1/y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, ऊपर 12/y नीचे 12/y, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको ऐड करो, 15 प्लस 8 23/x, इधर ऐड करो 52 माइनस 6 46, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 46 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 23 एंड एक्स इज इक्वल टू 23 अपॉन 46. क्या आ गई एक्स की वैल्यू? वी हैव एक्स इज इक्वल टू 1/2. ये एक्स की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, पॉजिटिव वाले में पुट कर लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस. तो फ्रॉम फर्स्ट आइए बेटा 2 अपॉन एक्स, एक्स के प्लेस पे 1/2, 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13. ठीक है, 1/2 ऊपर लेके जाइए 4, 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13. इस +4 को उधर लेके जाएंगे -4, 13 - 4 9. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9y इज इक्वल टू 3 एंड 3y इज इक्वल टू 3 अपॉन 9. कैंसिल करिए, देन y इज इक्वल टू 1/3. सॉल्यूशन सेम मैच हो रहा है. x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3. क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख के वेरीफाई आपको करके दिखाया था. तो इस तरीके से दोनों में से कोई भी मेथड जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे आप कंफर्टेबल हो, उससे आप कर सकते हो. अगर रिड्यूस करने को कह रहा है तो आपको रिड्यूस करके ही करना पड़ेगा पिछले वाले मेथड से. ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं. नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. जैसे कभी अगर आप नदी में तैरे हो, ठीक है, और नदी बह रही, नहर है कोई, उसमें तैर रहे हैं, वो बह रही है, तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जिधर आप पानी बह रहा है, ठीक है, जिस तरफ फ्लो है, अगर उस डायरेक्शन में अगर आप स्विम करते हैं, तैरते हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी पहुंच जाते हैं. और अपोजिट धारा के विपरीत चलने में हमेशा दिक्कत होती है. कहते हैं ना, ऐसा सुना होगा आपने. तो वो धारा के विपरीत हो गई, अपोजिट टू करंट. करंट मतलब धारा. ठीक है, तो जिस तरफ नदी बह रही है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. कितनी बढ़ जाती है, कितनी कम हो जाती है, इसी चीज पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम एक बार स्टिल वाटर लेते हैं. लेट्स से कि ये वाटर स्टिल है और इसमें एक बोट चल रही है. ठीक है, और इस बोट की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर. बात समझ में आई? और फ्लो है, और इस फ्लो की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर. जब पानी रुका हुआ हो तो बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, है ना. तो स्पीड किसमें? स्टिल वाटर में इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. और अगर पानी चल रहा हो, किसकी स्पीड? करंट की स्पीड, वो है लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर. तो मैंने क्या बताया कि जब भी आप डाउन स्ट्रीम, यानी कि जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ चलेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो स्पीड कौन सी वाली? डाउन स्ट्रीम. ठीक है बेटा जी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि जो आपकी अपनी स्पीड थी स्टिल वाटर में, और जितना पानी बहने लगा वो ऐड हो जाएगा. बात समझ में आई? और अगर अपोजिट केस देखें, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में चलना, है ना. तो जो स्टिल वाटर में आपकी स्पीड थी, उसमें जितनी अगेंस्ट जा रहे हैं आप, जितनी करंट की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी. एक बात ध्यान रखने वाली बात है, दैट सारे स्पीड किलोमीटर में और सारे टाइम आर में, जो भी यूनिट ले वो सारी सबकी सेम होनी चाहिए. जरूरी नहीं है आर में ले, मिनट में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, मीटर में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए. एक बात समझ में आई? दूसरी बात, आपकी स्पीड में करंट की स्पीड या तो ऐड होगी या फिर सब्ट्रैक्ट होगी. कौन सी वाली सब्ट्रैक्ट या ऐड होती है? करंट की स्पीड. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है. चैप्टर नंबर 4 करेंगे, उसमें 1 वेरिएबल प्रॉब्लम आते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना होता है. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी स्पीड है उसमें बोट की स्पीड है, यानी कि आपकी जो स्पीड है उसमें करंट की स्पीड ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होती है. क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं और एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो भी निकालने को कह रहा होगा वो यहां से निकाल लेंगे, ये सब आपको पता है. अगर टाइम कह रहा है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर आपसे डिस्टेंस कह रहा है तो डिस्टेंस के लिए आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम. तो इनमें से
कोई भी फॉर्मूला लगा के हम यूज करेंगे, ठीक है। अब एक केस ले लेते हैं, लेट्स से कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x है और करंट की स्पीड y, ठीक है, और 5 किलोमीटर जाने में, कितनी दूर जाने में, 5 किलोमीटर जाने में 1 आवर 30 मिनट का टाइम लगता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। क्या गिवन है? डिस्टेंस, ये स्पीड, टाइम, सॉरी, ये डिस्टेंस और ये टाइम। स्पीड आपके पास है, इसे लिखते हैं डाउनस्ट्रीम, यानी कि डाउनस्ट्रीम 5 किलोमीटर जाने में 1 आवर 30 मिनट लगते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी बेटा जी, ये सारी वैल्यूज लेट करेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 आवर 30 मिनट को 1.5, 30 मिनट को आवर में बदलेंगे तो हाफ ही तो आएगा, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? अगर अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लगते हैं, सेम ले लिए, और अपस्ट्रीम जिसकी स्पीड कितनी होती है x माइनस वाई, और 5 किलोमीटर जाना है, कितना और कितनी देर लग रही है, 2 आवर्स। तो आप क्या बनाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपस्ट्रीम x माइनस वाई, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टाइम 2 आवर। ये बन गई दो इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लो। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपके में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको करा रहा हूं, इतना आप लोग नोट करो। पहले एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है और ये आपका एग्जांपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। कहता है बोट गोज 30 किलोमीटर, एक बोट है जो 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम के लिए हर जगह यूपीएस लिखा मिलेगा और डाउनस्ट्रीम के लिए डीडब्ल्यूएस, ध्यान रखना। A boat goes 30 किलोमीटर upstream and 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 10 hours। 10 घंटे में अपस्ट्रीम जा रही है कितनी, 30 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम कितनी आ रही है, 44 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे। 10 आवर्स में पार्शियल टाइम है, जाने का भी टाइम ऐड है और आने का भी टाइम ऐड है, और हमें नहीं पता कि जाने में कितना लगा और आने में कितना लगा। तो हम ऐसा करें कि जाने का टाइम निकालें और आने का टाइम निकालें और दोनों को ऐड करके आंसर 10 आवर रख दें। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? तो जाने और आने के टाइम के लिए क्या फॉर्मूला बताया आपको कि टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होगा। तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता है, देखो 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर। अलग अलग क्यों? क्योंकि एक बार डाउनस्ट्रीम है, एक बार अपस्ट्रीम है। क्लियर है? अब क्या चीज चाहिए, स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपको पता होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड पता होती है ना। तो उसी थ्योरी को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप स्पीड लेट करो, लेट स्पीड ऑफ क्या है, बोट इन स्टिल वाटर। देखो बेटा लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारे टाइम किलोमीटर में, डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर्स में है, तो दैट्स वाई। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट भी बोल सकते हैं इसको, धारा, ये है y किलोमीटर पर आवर, है ना। तो एक बात हम समझ में आ गई हमारे में, कौन सी, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डीडब्ल्यूएस स्पीड। भाई दोनों को ऐड करेंगे, बोट की पहले रखेंगे, स्ट्रीम की बाद भी रखेंगे, और स्पीड यूपीएस बोट की पहले और करंट की बाद में। आ गई। फर्स्ट केस चलते हैं, कितना, फर्स्ट केस, लेट्स से कि उसे जाने में t1 टाइम लगा, आने में t2 टाइम लगा, और टोटल टाइम कितने लगे, 10 आवर्स। ठीक है, क्लियर है। जाने में, अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है, t1 कौन सा है, अपस्ट्रीम, t2 कौन सा है, डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वाला देखो, अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर, किसी को भी मान सकते हैं, इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी थी, x माइनस वाई, कितना गया भाई, 44 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम आप चाहो तो इसको यूपीएस जिससे TWS, एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लिख देना, बस जो भी वेरिएबल लेट करो उसको लिख देना। वेयर टी यूपीएस रिप्रेजेंट टाइम फॉर टेकन फॉर अपस्ट्रीम ट्रेवल एंड टी डीडब्ल्यूएस रिप्रेजेंट फॉर टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल। क्लियर? 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है? टाइम का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस थी? 30 किलोमीटर। कहां? अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी थी? 44 किलोमीटर। स्पीड कितनी? x प्लस वाई। टाइम कितना लगा? फर्स्ट हाफ 10 आवर्स। सेकंड केस को बहुत ध्यान से पढ़ो और देखो, खुद बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे प्ले करो उसको। देखो, इन 13 आवर्स 13 घंटे समय लगे, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। दोनों कंबाइंड टाइम दे रखा है। तो यहां पे लेट्स से लिख देना, यहां पे सेकंड केस टी अपस्ट्रीम अब पहले लिया तो यहां भी अब पहले लेंगे। टी डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना टाइम लगा? 13 आवर्स। क्लियर? अपस्ट्रीम जाने में कितना गया भाई? अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम कितना गया भाई? देखो 55 किलोमीटर। 55 अपॉन x प्लस वाई। क्लियर? इज इक्वल टू कितना? 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। अगर इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो तो पहले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखना, पूरा सॉल्व करना, फिर इस इक्वेशन को आके सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, जिनको समझ में आ जाए वो देख ले। समझ में सबको आ जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? दोनों इक्वेशंस को अगर एक जगह लिखोगे तो वेरिएबल एक कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी सॉल्व करके दिखाया था ना, वहां सिर्फ एक्स वाई था, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। बस सॉल्यूशन रह गया और कुछ नहीं। लेट कर लो। लेट 1 upon x minus y is equal to s and 1 upon x plus y is equal to t. So both equation first and second can be written as from first and second. बेटा जी फर्स्ट पे आइए। 30 इंटू 1 upon x minus y को क्या लेट किया? s i। 44 इंटू 1 upon x plus y को क्या लेट किया? t इज इक्वल टू 10। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेके काट लीजिए, जो हम करते हैं भाई नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, यहाँ कोई इशू नहीं है। 15s 22t इज इक्वल टू 10। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो डायरेक्ट 5 लिख दूं। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन से नहीं डरना, जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको बाद नाम रखने, बाद में बुलाएंगे। आ जाओ भाई, इक्वेशन नंबर थर्ड इधर आ जाओ। नेक्स्ट वाले को करो कन्वर्ट। 40 s 55 t इज इक्वल टू 13। कुछ कॉमन लेके करने वाला है नहीं, तो ऐसे ही छोड़ते हैं। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इवन के इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लाई में इजी पड़ेगा, इसी को रखने दो। टाइम काट भी लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। थर्ड एंड फोर्थ इतना नोट करिए, फिर आगे कराते हैं। तो ये 30s है, ये 40s है। अगर सॉल्व करना है तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 की, 120 हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 30 है ना, 4 एंड फोर्थ बाई 3। देखो 4 की मल्टीप्लाई 120s, 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 17 t, 4 10 जा 40। इक्वेशन सेकंड में 3 की मल्टीप्लाई करनी है, करिए। 4 3 जा 120s, ठीक है, एंड 55 3 जा 165t एंड 13 3 जा 39। बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर लीजिए। देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल। 176 माइनस 65, 6 माइनस 5 1, 7 6 1, 11t। 1 t की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 11। ये t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दें, दोनों ही 11 के मल्टीपल हैं। फ्रॉम थर्ड देखिए बेटा जी, 30s
44 इंटू टी के प्लेस पे 1/11 10 4 को उधर ले जाके माइनस करिए 10 - 4 6 s इज इक्वल टू 30 s इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 6/30 1/5। तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/5। ये तो s और t की वैल्यू आई। आपको तो x और y की चाहिए, तो कहां लेट किया था आपने इसमें, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर से रफ कर रहा हूं। देखिए 1/x - y इज इक्वल टू s, और s के प्लेस पे क्या है 1/5। 1/x - y इज इक्वल टू 1/5, रेसिप्रोकल कर लिया, x - y इज इक्वल टू 5। लेट्स से कि ये इक्वेशन नंबर 5। और दूसरी 1/x + y इज इक्वल टू t। ठीक है, t के प्लेस पे 1/11 तो x + y की वैल्यू क्या आ गई 11। इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। अरे भाई ऐड कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना आपको। एडिंग 5th एंड 6। देखो बेटा x - y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 11। अब तो 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए, तो ये 5 मार्क्स का आ सकता है। 2 से 16, 2 8 जा 16, x की वैल्यू 8 आ गई। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए। लेट्स से कि इक्वेशन नंबर 6 में कर लेते हैं। फ्रॉम 6 देखो बेटा जी, x + y इज इक्वल टू 11, 8 + y इज इक्वल टू 11 and y is equal to 11 - 8 which is equal to 3. So conclusion क्या निकला, ये निकला that speed of boat है ना in still water, ध्यान रखना ये लिखना जरूरी है, is equal to x km/h means 8 km/h। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि जो धारा बह रही है, स्पीड ऑफ करंट y km/h यानी कि 3 km/h। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन था, 2 तरीके के स्टेटमेंट है इसके अंदर, और इसलिए क्वेश्चन लेंथी हुआ है। एक ऋतु वाला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा, वो क्वेश्चन इससे छोटा पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम। देखिए हर छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में, ठीक है, जहां भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, लेट्स से कि आपने और मैंने एक काम किया कि मैंने और आपने 30 डेज में मैथ के 4 चैप्टर्स खत्म कर दिए। ठीक है, यानी कि हमने अपना काम कितने दिनों में खत्म किया 30 डेज में। कितने डेज में 30 डेज में कंप्लीट किया। ठीक है, तो 1 डे में हमने अपने काम का कौन सा फ्रैक्शन किया होगा, फ्रैक्शन समझते हैं ना आप, तो 30 डेज में खत्म किया और हर दिन इक्वल काम किया होगा, तो 1 डे में कितना किया होगा 1/30। 2 डेज में कितना किया होगा 2/30। 3 डेज में टोटल कितना हुआ होगा 3/30, और 30 डेज में 30/30। 1 का मतलब क्या, काम कंप्लीट हो गया। तो कोई भी काम जो होता है ना वो पूरा 1 होता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं। अब लेट्स से कि क्वेश्चन लिखा है कि अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। ध्यान से समझो, वो आदमी अपने काम को कितने दिनों में कर सकता है 7 डेज में। तो वर्क डन बाय दैट मैन इन 1 डे, वर्क कितने दिनों का 1 डे का, क्या आएगा 1/7। ठीक है, अब लेट्स से कि ये x डेज था तो कितना आएगा 1/x। कोई प्रॉब्लम है। एंड अ वुमन कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। ठीक है, अब मैं 5 की जगह y डेज लगा दूं, तो
वर्क डन बाय वोमेन इन 1 डे, है ना, कितना हो जाएगा 1/y। तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ जितने भी डेज लगे हैं उनका डिवीजन करो तो एक दिन का काम आ जाता है। तो हमने यहां से क्या सीखा कि वर्क 1 डे का इज इक्वल टू 1 टोटल डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने समझाया है। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं। अब इसी तरीके के क्वेश्चन यूटिलाइज करेंगे आप। ठीक है, जैसे मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, ये हम लेट करेंगे क्वेश्चन में। तो किसका, आदमी का एक दिन का काम कितना हुआ 1 डे का 1/x, क्लियर। और जो वोमेन है इनका एक दिन का काम कितना हुआ 1/y। ठीक है, अब अगर दोनों मिलके काम करते हैं, यानी कि एक दोनों मिलके काम करें तो वो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है 3 डेज में खत्म हो जाता है। इट मींस कि जब दोनों कर रहे होंगे एक दिन का काम, एक दिन का काम इसका ले लो, एक दिन का काम इसका ले लो, तो एक दिन का काम हुआ होगा। काम कितने दिनों में खत्म होता है 3 डेज में, तो एक दिन में कितना हुआ होगा 1/3। तो इसी तरीके की इक्वेशंस बनने वाली है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूं। जब तक आप लोग एक्सरसाइज को ट्राई करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ट्राई करिए कि कम से कम लाइक बटन तो दबाइए। हाँ, क्योंकि जब आप लाइक नहीं करते हैं तो चीजें उस तरीके से नहीं होती, मोटिवेशन उतनी नहीं मिलती है ना। तो जितने वॉच होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको पसंद आ रहा है, वर्क पसंद आ रहा है, देन प्लीज लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच।